नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और इस सप्ताह से द नैरेटिव में हम शुरू करने जा रहे हैं चीन को केंद्र में रखते हुए एक खास वीकली शो जिसका नाम है चाइना इन फोकस। चीन को केंद्र में रखते हुए हमने इस साप्ताहिक शो की शुरुआत की है। पहले भी द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर चाइना इन फोकस के नाम से एक साप्ताहिक शो चलता था, उसी को हमने एक नए कलेवर और नए फ्लेवर में शुरू किया है। चीन जिस तरह से वर्तमान समय में पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, चीन को लेकर दुनिया की तमाम देश अब सशंकित है। भारत भी चीन से सीमा के क्षेत्र में काफ़ी तनाव की स्थिति का सामना कर रहा है, काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा है। वहीं दुनिया भर के बहुत से देश ऐसे हैं जो चीन से अब परेशान हो चुके हैं। यही कारण है कि अब आवश्यक है कि हम चीन के बारे में छोटी से छोटी जानकारियों को जानें, चीन से आ रही खबरों को समझें और चीन के द्वारा किए जा रहे सभी गतिविधियों का एनालिसिस करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस साप्ताहिक शो को शुरू किया है, इस वीकली शो का आरंभ किया है और आज से हम प्रति सप्ताह चाइना से संबंधित सप्ताह भर की उसकी पूरी गतिविधियाँ, कोई बड़ी खबर जो सप्ताह भर में आई है या चीन को लेकर जो भी आशंका है, संभावनाएं हैं या जो भी खतरा दिख सकता है उसका हम एनालिसिस करेंगे, उन खबरों पे हम बात करेंगे और छोटी छोटी खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चाइना इन फोकस। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच सीमा में चल रहे तनाव की स्थिति के बारे में। जून 2020 में जिस तरह से गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हुआ, भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और अलग अलग आंकड़ों में सामने आए जानकारी के अनुसार चीन के 50 से अधिक जवान मारे गए और इसमें एक सीओ भी शामिल थे। इसके बाद जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है वह पिछले 1.5 वर्षों से लगातार देखी जा रही है। इस बीच कोर कमांडर्स की बैठक हो गई, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बातचीत हो गई, लेकिन चीन और भारत के बीच स्थिति वैसी की वैसी ही है। इन सब के बीच जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनका एक बड़ा बयान आया है। मेलबर्न में क्वाड समूह की जो बैठक चल रही थी उसमें उनका यह बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन की जीत के चलते ही लद्दाख में गतिरोध की स्थिति बनी है। लद्दाख का जो संघर्ष हुआ वह चीन के जीत के चलते हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन ने जिस तरह से सीमा में सैनिक नहीं रखने के समझौते को तोड़ा है उसके कारण भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। एस जयशंकर के इस बयान के बाद चीन पूरी तरह से तिलमिला गया है, साथ ही बैकफुट पर भी आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दुनिया भर की मीडिया ने इस बात को कवरेज किया है कि चीन ने कैसे वहां पर हिंसक संघर्ष को अंजाम दिया था। चीन ने कैसे अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए भारत के सीमाई क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया था, घुसपैठ करने का प्रयास किया था, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। हालांकि अभी बात करते हैं एस जयशंकर के बयान की, तो इस बयान के बाद चीन ने बयान दिया है, चीन की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया आई है। तो चीन ने कहा है कि दोनों देशों को सीमा समझौते का सम्मान करना चाहिए। चीन के इस बयान को उसके बैकफुट में रहने को लेकर देखा जा रहा है। जिस तरह से चीन हमेशा से किसी एक देश पर वार करता है, वह यह भी कह सकता था कि भारत को सीमा समझौते का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि दोनों देशों को सीमा समझौते का सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ स्पष्ट रूप से नजर आता है कि वह भारत पर अब सीधा हमला नहीं करना चाहता या भारत पर सीधा हमला, सीधा प्रहार करने से कतरा रहा है। इसके अलावा एलएसी में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भी अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसकी रणनीति को लेकर अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें एलएसी में गतिरोध का भी उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलएसी में जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी है, गतिरोध की स्थिति बनी है, उसके कारण भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि यह बात पूरी तरह से सही नज़र आती है, लेकिन स्पष्ट रूप से चीन को निशाना बनाते हुए इस रिपोर्ट को सामने लाया गया है, जिसमें चीन को पूरी तरह से इसके लिए, इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि पूरी तरह से सही है।
इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जो भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, उसने चीन में एमबीबीएस कर रहे छात्रों को लेकर कड़ी एक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भारत से बाहर जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वह बेहद विचार करके किसी भी देश को चुने जहां से वह अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी वर्ष 2020 में जब पेंडेमिक आया तो देखा गया कि चीन में लॉकडाउन लगा दिया गया, फिर भारतीय स्टूडेंट्स को वीज़ा में परेशानी आई, वहाँ जाने में परेशानी आई, सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वहाँ से आने और फिर भारत आने के बाद वापस अपनी पढ़ाई के लिए जाने में सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि इस तरह के निर्देश आयोग ने जारी किए हैं। इसके अलावा बीते कई वर्षों से देखा जा रहा है कि चीन अपने घटिया और सस्ते माल को भारत में डंप कर रहा है। इन सस्ते मालों को भारत में डंप करने के कारण जो भारत के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स के दाम बेहद ही बढ़ जाते हैं। चीनी माल के दाम कम रहते हैं और वो सस्ते और घटिया क्वालिटी के रहते हैं, लेकिन इसके कारण मार्केट में इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने अब इस पूरे गतिविधि पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है, नई योजना बनाई जा रही है और जल्द ही किसी नए बड़े निर्देश को, नए बड़े फैसले को देखा जाएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट सामने आई है भारत से कि यदि भारत चीन से अपनी जो आयात है उसको आधा कर ले, जो चीन से भारत आयात करता है जितने का उसे आधा कर ले, तो भारत की जीडीपी में 20 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी। यह एक विशाल रकम है, विशाल बढ़ोतरी है और इसी के कारण देखा जा रहा है कि सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, मेड इन इंडिया की बात कर रही है, मेक इन इंडिया की बात कर रही है और धीरे धीरे हम दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने की बात देख रहे हैं। इसके अलावा चीन जिस तरह से भारत को घेरने के लिए, भारत से मुकाबला करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है, उसमें उसने वह श्रीलंका को अपना हथियार बनाना चाहता है। ऐसा देखा जा रहा है कि चीन श्रीलंका को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहा है और श्रीलंका को नियंत्रित करके वह भारत को दक्षिण क्षेत्र से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा जो वर्तमान में यूक्रेन संकट चल रहा है, उसे लेकर भी तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई विशेषज्ञ यह दावा कर रहे हैं कि इस यूक्रेन संकट के बीच जब ओलंपिक्स, जो विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं चाइना में, वो जब खत्म हो जाएंगे तो चीन किसी भी गतिविधि को अंजाम दे सकता है, सीमा में किसी भी हरकत को, किसी भी एक्टिविटी को कर सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन अभी किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा माना जा रहा है कि जब पूरी दुनिया यूक्रेन के मामले में बिजी होगी, यूक्रेन की तरफ उसकी नज़र होगी, तब चीन सीमा पर छोटी मोटी घटनाओं को करने से नहीं कतराएगा। इन सब के अलावा चीन ने अपनी कई योजनाओं को लेकर जानकारी साझा की है। जैसे उसने कहा है कि वर्ष 2022 में वह 50 से अधिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। इसके अलावा चीन की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, जिसे लेकर लेफ्ट मीडिया कई तरह की तारीफ कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसको काफ़ी चोट पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और ग्लोबल सप्लाई चेन काफ़ी हद तक इससे प्रभावित हुआ है। और जिस तरह से चीन ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, आयात पर प्रतिबंध लगा दिए, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए, कई जगह पे जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ पे प्रोडक्शन पर उसने प्रतिबंध लगा दिए कोविड को देखते हुए। इससे पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित दिखाई दे रही है। इसके अलावा यूएन की जो संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में जो उइगर मुस्लिम्स हैं, शिनजियांग में जो रहते हैं, उनका चीन के द्वारा नरसंहार किया जा रहा है, उनको ज़बरन मजदूरी की जा रही है, ज़बरन उनके साथ कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। इस तरह के तमाम दावे इस रिपोर्ट में किए गए हैं। ILO ने इस मामले पर चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपनी नीति में
बदलाव करे। इसके अलावा जो चीनी तानाशाह है, जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भी एक नए फैसले को सभी के बीच रखा है। शी जिनपिंग ने जो सैन्य उपकरण है उसके युद्ध के जो परीक्षण के आदेश हैं उसे जारी कर दिए हैं और एक बार फिर से वह सीमा पर तनाव की स्थिति को पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र है जो चाइनीज़ उर्वरक है, उसे लेकर तमाम तरह की खबरें, रिपोर्ट सामने आई हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार चीन की जो सरकार है उसके द्वारा कई ऐसी कंपनियां हैं जिस पर चीनी सरकार ने निवेश किया हुआ है, कई कंपनियां चीनी सरकार से जुड़ी हुई हैं और ऐसी कंपनियों ने जो फर्टिलाइज़र बनाए हैं और दुनिया में जो दे रहे हैं ऐसे फर्टिलाइज़र, उसमें कुछ खतरनाक रासायनिक तत्व मौजूद होने की बात कही जा रही है। दरअसल चीन के द्वारा जो हाल ही के समय में साउथ अफ्रीका के डरबन पोर्ट में एक पोत के माध्यम से सामान भेजा गया था, उर्वरक भेजा गया था, उस उर्वरक के जिस कंटेनर में वहाँ पे मौजूद था पोत में, वहाँ से अचानक गैस का रिसाव होना शुरू हो गया था, जिसके बाद पूरे बंदरगाह में हड़कंप मच गई थी। इसे देखते हुए कई जो विशेषज्ञ हैं जो इस पूरे मामले की जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि चीन कई ऐसे रसायनों का निर्यात कर रहा है, कई ऐसे रसायनों को इधर से उधर कर रहा है जो कि पर्यावरण और समाज के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह से अभी तनाव की स्थिति पूरे चरम पर है, दोनों ओर से लगभग शीत युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है और ट्रेड वॉर तो बीते 2-3 वर्षों में हमने देखा ही है। वर्तमान में भी जिस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पे भी दोनों ओर से लड़ाइयाँ देखी जा रही है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सहित जो नेशनल मीडिया है उसने भी कई अलग अलग रूप में कवरेज दिए हैं। अब यह जानकारी आई है कि चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोल सकता है। दरअसल सोलोमन द्वीप में चीनी कम्युनिस्ट सरकार वहाँ के नेताओं के साथ अपनी करीबियाँ बढ़ा रही है, धीरे धीरे वहाँ के नेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और चाहती है कि सोलोमन द्वीप में चीन की पैठ बढ़े। इसी को देखते हुए अब अमेरिका सचेत और सजग हो गया है और सोलोमन द्वीप में अपने दूतावास को खोलने का प्रयास किया है, ऐलान किया है। इसके अलावा नेपाल को लेकर भी चीन और अमेरिका के बीच द्वंद्व छिड़ गया है। चीन और अमेरिका के बीच में यह कहा जाए कि नेपाल फंस गया है। जिस तरह से वर्तमान में जो नेपाली सरकार है, उससे पहले जो सरकार थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उसका झुकाव चीन की ओर था, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर था और चीन की ओर झुकाव होने के कारण वह लगातार भारत सहित अमेरिका के साथ भी उलझने का प्रयास कर रहा था। पहले तो उसने भारत के साथ सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न की, उसके बाद जिस तरह से अमेरिका के साथ जो MCC कॉन्ट्रैक्ट है उसे लेकर भी तमाम तरह के उलझन या स्पष्ट रूप से कोई भी जवाब नहीं देने की जैसी स्थिति नेपाल की देखी गई। इन्हीं सारे मामलों को देखते हुए अमेरिका ने अब 28 फरवरी तक नेपाल को डेडलाइन दे दिया है। जो MCC कॉन्ट्रैक्ट है उसे लेकर अमेरिका ने ये डेडलाइन दिया है और स्पष्ट रूप से नेपाल को संदेश भेज दे दिया है कि यदि नेपाल किसी भी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है तो अमेरिका नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पुनर्विचार करेगा। इस स्थिति के बाद, इस बयान के बाद नेपाल के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ गई है, कई तरह की चर्चाएं देखी जा रही है और हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नागरिक हैं, वो चीन का विरोध कर रहे हैं और वर्तमान में जो सरकार आई है, जो कम्युनिस्ट पार्टी से की सरकार जाने के बाद जो वर्तमान में सरकार आई है, वह भारत के साथ साथ चीन के साथ भी संबंधों को संतुलित करने में लगी हुई है और एक पक्षीय चीन की तरफ में नहीं झुक रही है। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो चीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सशंकित है, कई तरह के उनके मन में डर है चीन को लेकर। जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके मन में डर है कि चीन उनके देश में काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है, जासूसों की घुसपैठ कर रहा है। अब ये सारी घटनाएं देखी जा रही है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ में से एक ब्रिटेन और चीन के बीच एक नया युद्ध शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल अर्जेंटीना के पास एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड्स द्वीप। इस फॉकलैंड्स जो द्वीप है यह
ब्रिटेन के कब्जे में है। यहाँ हम कहें कि ब्रिटेन का शासन इस फॉकलैंड्स द्वीप में देखा जाता है। यह अर्जेंटीना के करीब है। जिस तरह से ब्रिटेन ने ताइवान के मुद्दे पर, हांगकांग के मुद्दे पर चीन का विरोध किया और अमेरिका का समर्थन किया, उसी का जवाब देते हुए चीन ने अब फॉकलैंड्स द्वीप पर अर्जेंटीना का समर्थन किया है। हालांकि फॉकलैंड्स द्वीप में कुछ समय पहले जो स्थानीय नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनके बीच मतगणना कराई गई थी कि वो किस देश के साथ रहना चाहते हैं, तो 99% से अधिक लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहने की बात कही थी। इसके अलावा अमेरिका ने एक आरोप लगाया है चीन पर कि चीन अपने व्यापार से दुनिया की कंपनियों का नुकसान कर रहा है। अमेरिका के इस आरोप के बाद चीन ने इसका खंडन किया है, लेकिन जहाँ तक सच्चाई यही है कि अमेरिका चीन की जो व्यापार की जो नीतियाँ हैं और जिस तरह से वो अपने देश की कंपनियों को सब्सिडी दे रहा है दूसरे देशों में जाकर एंटर करने में, वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने में, वहाँ के सिस्टम में घुसने के लिए, उससे स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि दुनिया भर की कंपनियों को चीन के व्यापार की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सब के बीच जो छोटा सा एक अफ्रीकी देश है सोमालीलैंड, उसने चीन को बुरी तरह से आग दिखाई है। सोमालीलैंड के विदेश मंत्री ने ताइवान का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि कोई भी देश उनके अपने विदेश नीति को तय नहीं कर सकता है। खासकर चीन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि वो किस देश से संबंध बनाएंगे और किससे नहीं, इसका फैसला चीन नहीं करेगा। सोमालीलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन का जो कनेक्शन है उसे लेकर एक और जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का खतरा सामने आया है। इससे घबराकर इमरान खान ने चीन से $9 अरब की एक बार फिर खैरात मांगी है। जी हाँ, खैरात, क्योंकि हम इसे यही कहेंगे क्योंकि ये कर्ज या उधार नहीं है, ये एक खैरात है। इसके अलावा जो फ्रांस से इंडोनेशिया 42 राफेल जेट खरीदने की योजना बना रहा है ताकि चीन से वो सामना कर सके। चीन के द्वारा जिस तरह से इंडोनेशिया के क्षेत्र में अलग अलग समय में तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जाता है, उसे देखते हुए अब इंडोनेशिया ने 42 राफेल जेट खरीदने की योजना बनाई है। यह थी सप्ताह भर की तमाम चीन से जुड़ी घटनाएं, उससे जुड़ी खबरें, उसकी तमाम गतिविधियां, उसके द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र, उसके द्वारा जो अपनाई जा रही रणनीति और उसके द्वारा फैलाए जा रहे जाल के बारे में जानकारी। चाइना इन फोकस में हम प्रति सप्ताह आपको देते रहेंगे इस तरह की जानकारियां जो चीन से जुड़ी है, जो जानना आवश्यक है, और चीन किस तरह पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है, उसके खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इसी शो में। तो आप देखते रहिए। इस विषय पर विस्तार से पढ़ने के लिए आप द नैरेटिव की वेबसाइट thenarrativeworld.in विजिट कर सकते हैं। इन तमाम खबरों के बारे में और जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव, पढ़ते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।